हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का 104 का यूनिट नंबर 1 का सीरीज 2। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का यूनिट 1 का सीरीज नंबर 1 कवर कर लिया है। उसमें 10 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 का जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से भी, ठीक है। और आप यदि चाहते हैं कि आपको फुल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए तो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, कुछ क्लासेस भी वहां पे डिस्कस हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यही सारी चीजें वहां पर भी हमने एक्सप्लेन की है और सारे टॉपिक्स भी वहां पे डिस्कस किए गए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ चीजें हम यहाँ पर भी क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट, आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ज्योग्राफी, ठीक है ना, जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपसे, ठीक है, एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जीवन और मृत्यु का भूगोल रचना है। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो मैं आपको याद करवा दूंगा, किसी ने कोई कथन कहा है ये भी मैं याद करवा दूंगा, लेकिन आपको किताब जो है वो याद करना पड़ेगा कि कौन सी किताब किस व्यक्ति की है, कौन से ऐसे ज्योग्राफर्स हैं, कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो किस किताब को लिखे हैं। तो यहाँ पे है जीवन और मृत्यु का भूगोल रचना है। किसका रचना है इसको आपको समझना पड़ेगा। हटो हटो हटो, यहाँ से हटो, एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इशू था तो उसको हमने दूर किया, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बुक है जीवन और मृत्यु का भूगोल रचना है, तो ये जो है डडले स्टाम्प एक ज्योग्राफर्स हैं, इनकी रचना है। तो मैंने बताया किताब है तो किताब आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कौन सी किताब किसने लिखी है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां तक हमने समझ लिया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रकृति को ही प्रमुख माना है और मानव के बीच संयोजन, ठीक है ना, किसने प्रकृति को प्रमुख माना है और प्रकृति और मानव के बीच में समायोजन की बात करी है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कार्ल्स ओसाबर। कार्ल्स ओसाबर जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते क्या है, इसको इस बात को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी अगर मिल जाते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये कहते हैं सबसे पहली बात, ये वैल्यू देते हैं प्रकृति को। किसको देते हैं वैल्यू? प्रकृति को, ठीक है ना। क्योंकि मानव भूगोल में हम लोग प्रकृति और मानव के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रकृति ही प्रमुख है और जो मानव है इसमें समायोजन करता है। जो मानव है ये प्रकृति में समायोजन करता है, लेकिन प्रमुख कौन है? ये प्रकृति है। ये किसका कथन है? ये कथन है आपका कार्ल ओ शॉबर का। किसका है? कार्ल ओ शॉबर, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रकृति को किसने प्रमुख माना है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्ल ओ शॉबर, ठीक है ना। कौन है? कार्ल ओ शॉबर, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है। एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, वन सोल वन लाइफ नेचर ऑफ एसेंस इज थॉट गिव वांट। इसको किसने दिया है? तो एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है, ये वान हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वान हम्बोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो वान हम्बोल्ट महोदय हैं कहते हैं एक आत्मा और एक जीव प्रकृति का मर्म है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आप ऐसे याद रखिए कि मानव भूगोल में आत्मा की बात किस
हम्बोल्ट के द्वारा किया गया है। हम्बोल्ट जो महोदय हैं ये आत्मा की बात करते हैं मानव भूगोल में। तो बस आप इतना ही याद रखिए कि आत्मा की बात किसने करी है, तो हम्बोल्ट महोदय ने। बस आपको ये कथन याद हो जाएगा, और ये कथन आपको याद रखने का बस यही एक तरीका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी डिड गो इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानव और पृथ्वी का। इसको हमने आपको पहले ही ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव भूगोल में हम लोग मानव और पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मानव और पृथ्वी के अध्ययन का जो उनके बीच का संबंध है उसको अगर हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं तो ये आपका मानव भूगोल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियतिवाद। नियतिवाद की रुको और जाओ की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इंग्लिश में देख लेते हैं, डिटरमाइनिज्म ऑफ वेट एंड गो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपाउंडेड डिड वाज। मतलब ये जो रुको और जाओ की नीति है, वेट एंड गो या फिर स्टॉप एंड गो, ये किसने दिया था? तो इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ऑलरेडी हमने बताया था इसको। और इसमें जो है एक कल्पना की गई थी। एक कल्पना किसकी की गई थी? ये जो 3 बल्ब होते हैं इसकी कल्पना की गई थी। जो आपका स्टॉप होता है यातायात, जब आप लोग यातायात करते हैं, मतलब कहीं ट्रेवल करते हैं, जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे 3 बत्ती लगी हुई होती है जहां पे आपको स्टॉप होना होता है, ठीक है। वहां पे 3 बत्ती, एक ग्रीन होगी, एक रेड होगी और एक आपका ऑरेंज होगा। तो वो जब अपने अकॉर्डिंग जब वो जलता बुझता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, रुकते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। यानी 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल्सवर्थ हंटिंगटन थे। एल्सवर्थ हंटिंगटन थे। एल्सवर्थ हंटिंगटन ये थे, तो कहाँ के थे? तो ये अमेरिका से थे। कहाँ से थे? अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है कि जो एल्सवर्थ हंटिंगटन है ये अमेरिका से थे, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ज्योग्राफर्स जो हैं, जो भूगोलवेत्ता है, किस देश से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है किस किस देश से संबंधित है। ये टोटली फैक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल द ज्योग्राफी ह्यूमनाइड्स, और इंग्लिश में भी देख सकते हैं प्रिंसिपल्स द ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमनाइन। ये बुक किसने लिखी है? तो विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास के द्वारा ये बुक लिखी गई है। आपको याद रखना है कि ये जो किताबें हैं विडाल डी ला ब्लास के द्वारा लिखी गई हैं। एकदम आपको रट डालना है, याद कर लेना है, किसी भी तरीके से आप याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस्मोस ग्रंथ के लेखक कौन है? कॉस्मोस ग्रंथ के लेखक कौन है? कॉस्मोस जो ट्रीटीज है इसके लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट महोदय। कौन है? हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय ने इसके पहले भी कुछ कहा है, आप एक बार याद करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पहले हमने हम्बोल्ट महोदय से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो एक बार उसको देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो 8वां नंबर क्वेश्चन से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हम्बोल्ट महोदय ने कॉस्मोस नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियतिवाद विचारधारा का प्रारंभ किसने किया था? नियतिवाद विचारधारा का प्रारंभ किसने किया था? इंग्लिश में एक बार हम लोग देख लेते हैं, डिटरमिनिज्म थिंकिंग ऑफ स्टार्ट हु डिड। आपका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय से संबंधित अब तक हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और कॉस्मोस नामक ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था। कॉस्मोस नामक ग्रंथ भी इसने ही लिखा था, हम्बोल्ट महोदय ने ही लिखा था। इसको भी आपको याद रखना है। ये किस विचारधारा के समर्थक हैं
ये भी आपको याद रखना है, किस विचारधारा के समर्थक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस विचारधारा से संबंधित है, हमबोल्ट महोदय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कास्मास अध्ययन करता है। कास्मास अध्ययन किसका करेगा? तो यूरोप के भूगोल का अध्ययन करेगा। यूरोप के भूगोल का अध्ययन करता है, यानी कि यूरोप का जो प्रकृति है, जो यूरोप का प्रकृति है, या फिर ये कहें कि जो वहां का एनवायरमेंट है उसमें मानव का क्या हस्तक्षेप है, या फिर मानव किस प्रकार से अपने अनुकूलन की स्थिति को प्राप्त करता है, अनुकूलन की स्थिति को प्राप्त करता है, मतलब अपने आप को वहां रहने में सक्षम बनाता है, अनुकूल अपने आप को कर लेता है। तो इसका अध्ययन इस बुक में लिखा गया है, यूरोप के भूगोल में। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हमबोल्ट महोदय ने। किसने लिखा है? हमबोल्ट महोदय ने, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है? कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है? जेम्स ब्रोन्स। जेम्स ब्रोन्स जो है ये नियतिवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी देख लीजिए, हु डिटरमिनिज्म ऑफ सपोर्टर्स नो इज। कौन समर्थक नहीं है नियतिवाद के? तो जेम्स ब्रोन्स नहीं है, रेडजेल, सैंपल और कार्ल लिटर, ये तीनों के तीनों लोग नियतिवाद के समर्थक हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव लिखी गई है। ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट ऑफ इफेक्ट रिटेन इवेंट, इसके द्वारा ये लिखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल करके याद रखिए आप। कुमारी जो सैंपल महोदय हैं, इन्होंने लिखा था भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। और ये जो है एक महत्वपूर्ण फीमेल जियोग्राफर रही हैं, जो कि मानव भूगोल में अपना योगदान दी हैं। ये एक महत्वपूर्ण फीमेल जियोग्राफर हैं जो मानव भूगोल में अपना योगदान दिए हैं। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निग्रोइड प्रजाति की प्रधानता के कारण काला महाद्वीप कहलाता है, ठीक है ना। निग्रोइड प्रजाति की प्रधानता के कारण काला महाद्वीप कहलाता है। निग्रोइड स्पेसीज ऑफ प्राइमेसी ऑफ रीजन्स ब्लैक कॉन्टिनेंट स्टडीज। ध्यान दीजिए, जो निग्रोइड प्रजाति है ये एक प्रकार की मानव प्रजाति है, ठीक उसी प्रकार जैसे निएंडरथल और जैसे होमोसेपियंस, ये सब के सब मानव प्रजातियां हैं। और ये प्रजातियां डेवलप हुई और किसी न किसी कारणवश इनका ह्रास भी होता गया। आपको कमेंट करके बताया कि आज जो हम लोग हैं किस मानव प्रजाति के हैं, ठीक है ना। आज हम लोग भी किसी न किसी मानव प्रजाति के होंगे ना, तो किस मानव प्रजाति के हम लोग हैं आज वर्तमान समय में, मॉडर्न टाइम में, ठीक है ना। लेकिन अफ्रीका के लोग जो हैं वो बेसिकली निग्रोइड प्रजाति के हैं। किसके हैं? निग्रोइड प्रजाति के। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और यही कारण है कि वहां के लोगों को क्या बोला जाता है? वहां के लोगों को बोला जाता है निग्रोइड प्रजाति। और वहां के लोग ब्लैक ब्लैक होते हैं, और यही कारण है कि उस महाद्वीप को हम लोग काला महाद्वीप भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग फैब्रे महोदय ने किया था। किसने किया था? फैब्रे महोदय। किसने किया था? फैब्रे महोदय। ये जो फैब्रे महोदय हैं, इन्होंने संभववाद का पहली बार प्रयोग किया शब्द का। और संभववाद का मतलब क्या होता है? संभववाद का मतलब होता है कि प्रकृति में संभावना उत्पन्न करना, संभावना उत्पन्न करना, क्रिएट द पॉसिबिलिज्म इन द नेचर, ठीक है ना। क्रिएट द पॉसिबिलिज्म इन द नेचर, मतलब जो संभव हो सकता है प्रकृति में, हम लोग अपनी दशा को अनुकूल बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फैब्रे महोदय। फैब्रे महोदय ने पहली बार संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना, पॉसिबिलिज्म, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। जाहिर सी बात है, इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो भूतकाल के बारे में ही पढ़ेंगे।
और इसी को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक भूगोल, भूतकाल का भूगोल है। ये कथन किसका है? रिचर्ड हार्डसोन का है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पास्ट ऑफ ज्योग्राफी इज स्टेटमेंट इज, यानी जो ऐतिहासिक भूगोल है वो जो है एक तरीके से भूतकाल का भूगोल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। किसके अनुसार? रिचर्ड हार्डसोन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील मानव है और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल है, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो मानव भूगोल है, इसमें एक व्यक्ति है और एक प्रकृति है। ये अस्थाई है और ये अस्थाई है। ये अस्थाई है इसीलिए गतिशील है। तो जो कुमारी सैंपल महोदय हैं, इनका कहना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो व्यक्ति है ये अस्थायी है, यानी कि ये क्रियाशील होगा, गतिशील होगा, और जो पृथ्वी है ये अस्थायी है। इन के बीच का जो संबंध है इसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है जो कुमारी सैंपल महोदय। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को 3 तथा 6 प्रकार के आवश्यक तत्वों के रूप में विभाजित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जीन्स ब्रून्स के द्वारा आपका जो मानव भूगोल है इसको 3 और फिर 6 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। जीन्स ब्रून्स महोदय। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को 3 तथा 6 प्रकार की आवश्यक तत्वों के रूप में विभाजित किया? ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। लोअर इन द फॉर्म व्हाट जियोग्राफर्स हैज ह्यूमन ज्योग्राफी टू 3 and 6 टाइप्स ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स फ्रॉम इनडिवाइडेड इज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जीन्स ब्रून्स महोदय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंथ्रोपोजियोग्राफी 100% लिख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रेडजल महोदय। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है? रेडजल महोदय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव ही होगा, क्योंकि मानव ही जो प्रकृति है उसमें हस्तक्षेप करता है और यह भी क्रियाशील है। किसके अकॉर्डिंग? तो कुमारी सैंपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो तो ह्यूमन ही होगा इसका सेंटर बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्रकृति शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो ये वातावरण की मांगों के साथ ठीक समायोजन करता है, उसके अनुसार अपने योग्य बनाता है, मतलब अपने अनुसार उसको योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा रेडजल महोदय। अब इनका कहने का मतलब क्या है? एक पर्यावरण है जिसमें मानव है, पर्यावरण अनुकूल न होने के बाद भी जो मानव है उस पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा और अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करेगा। किसका कथन है? ये कथन है रेडजल महोदय। किसका कथन है? रेडजल महोदय। तो आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन कराए गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।